अभिराम विवेक के साथ जैसे ही टॉप फ्लोर पर सीईओ के कैबिन में पहुंचा, उसने अंदर जाकर कैबिन में रखे सोफे के सामने टेबल पर उन फाइल्स को रखकर अपने शर्ट को देखते हुए कहा, ओ गॉड, ये तो फट गई। अब मैं पूरे दिन काम कैसे करूंगा? अभिराम उस शर्ट को देखकर परेशान था और विवेक कैबिन में सीईओ के टेबल पर बिखरी फाइल्स को उठाकर देखने लगा। तभी संध्या उस कैबिन में एक शर्ट के साथ आई। अभिराम, ये शर्ट लो और चेंज कर लो। ये शर्ट? तुम्हें कैसे पता चला कि मुझे शर्ट की जरूरत है? अभिराम कंफ्यूजन में संध्या को देख रहा था। तभी संध्या ने अपने खूबसूरत से चेहरे पर बड़ी सी मुस्कुराहट लाकर कहा, जब तुम लिफ्ट में विवेक के साथ आ रहे थे तभी उसने मुझे मैसेज कर दिया था और विवेक अक्सर ज्यादा बिजी शेड्यूल होने की वजह से अपने कुछ कपड़े यहाँ ऑफिस में रखता है, तो बस ये उसी की शर्ट है। संध्या के हाथ से उस शर्ट को लेने के बाद अभिराम ने एक नजर विवेक को देखा। वहीं विवेक ने मुस्कुराते हुए अपना कंधा हल्का सा उचका दिया, जिसे देखकर अभिराम वॉशरूम में शर्ट चेंज करने चला गया। कुछ देर बाद वो ब्लैक कलर की शर्ट में बाहर आया। संध्या और विवेक दोनों ही उसे अपने चेहरे पर बड़ी सी मुस्कुराहट के साथ देख रहे थे। वाओ, ब्लैक कलर तुम पर काफी सूट करता है। रियली? थैंक यू, अभिराम ने मुस्कुरा कर कहा। तभी संध्या ने सबसे पहले अभिराम के हाथ में एक फाइल पकड़ाते हुए कहा, तुम सारे डॉक्यूमेंट्स और रिपोर्ट्स को पढ़ो, लेकिन उसके पहले इस फाइल को देख लो। इसमें कुछ रिनोवेशंस और इंटीरियर डेकोरेशन के कुछ आइडियाज हैं। संध्या के हाथ से उस फाइल को लेकर अभिराम कंफ्यूजन में उसे देख रहा था। तभी विवेक ने उसे बताते हुए कहा, एक्चुअली राजपूत इंडस्ट्री के चेयरमैन मिस्टर राजपूत चाहते हैं कि उनका बेटा यानी कि छोटे मिस्टर राजपूत जो यहाँ काम करने वाले हैं, उनके लिए इस सीईओ के कैबिन को नया किया जाए, बिल्कुल उनके टाइप का, जहाँ छोटे मिस्टर राजपूत को काम करने में अच्छा लगे। विवेक की बात सुनकर अभिराम ने मुस्कुराते हुए कहा, अगर ऐसी बात है तो हम किसी कंपनी को हायर क्यों नहीं कर लेते जो इस पूरे कैबिन को प्रोफेशनली काफी अच्छे से तैयार कर सके। ऐसी छोटी छोटी डिटेल्स और बाकी चीजों पर हमें टाइम वेस्ट नहीं करना पड़ेगा। अभिराम की बात सुनकर संध्या ने वापस उसके हाथ से फाइल ली और वहां से चली गई। फिर विवेक और अभिराम दोनों कैबिन के अंदर सोफे पर बैठे फाइल को पढ़ने लगे। अभिराम को विवेक और संध्या के साथ रहकर बहुत कुछ जानना था और बहुत कुछ समझना था। इधर दूसरी तरफ ध्रुव मल्होत्रा से कॉन्ट्रैक्ट को फिर से मिलने के बाद चिराग और उसके पिता समीर खन्ना काफी खुश थे, जिसके बाद समीर खन्ना ने चिराग को ध्रुव मल्होत्रा से एक बार मिलने के लिए कहा, क्योंकि वो कॉन्ट्रैक्ट की खुशी में एक पार्टी ऑर्गेनाइज करना चाहते थे। उस पार्टी में वो ध्रुव मल्होत्रा को इनवाइट करने वाले थे, जिसकी जिम्मेदारी चिराग की थी। चिराग अकेला ही वहां जाने वाला था, लेकिन ईशाना भी एक बार मल्होत्रा ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज के हेड को देखना चाहती थी। उसने काफी जिद की, जिसके बाद चिराग उसे मल्होत्रा इंडस्ट्रीज ले जाने के लिए मान गया। ध्रुव मल्होत्रा की पूरी एयरलाइंस कंपनी थी। उसके देश और विदेश में कई सारे एयरपोर्ट्स थे और कई सारे प्लेन्स, चॉपर और एयरक्राफ्ट्स थे। ध्रुव का बिजनेस इतनी कम उम्र में ही इतना बड़ा हो चुका था कि खन्ना और चतुर्वेदी जैसे लोग तो उसके पैरों की धूल के बराबर भी नहीं थे। चिराग ईशाना को लेकर मल्होत्रा एयरलाइंस के ऑफिस पहुंचा। ऑफिस काफी सुंदर और बड़ा था। ईशाना पहले भी एक बार अभिराम और चिराग के साथ यहाँ आई थी, लेकिन उसे बाहर से ही लौटना पड़ा। इस बार भी उन दोनों को यही डर था कि अगर ध्रुव ने मना कर दिया तो वो क्या करेंगे। चिराग, तुमने अपॉइंटमेंट तो ली है ना? कहीं पिछली बार की तरह बेइज्जत ना हो जाए। ईशाना, तुम चिंता मत करो, मिस्टर ध्रुव मल्होत्रा ने हमें इतना बड़ा कॉन्ट्रैक्ट दिया है, वो मिलने के लिए मना नहीं करेंगे। चिराग ने अपनी बड़ी सी लग्जरी कार से बाहर निकलते हुए कहा, पर ध्रुव के सामने उसकी लग्जरी कार भी कुछ नहीं थी। ईशाना ने ध्रुव से मिलने के लिए आज काफी महंगे कपड़े और मेकअप लगाया था। वो किसी मॉडल से कम नहीं दिख रही थी, लेकिन उसकी सूरत और सीरत बिल्कुल अलग थी। उसने पूरे वक्त चिराग का हाथ पकड़ कर रखा था, ताकि चिराग के साथ रहकर उसका खुद का स्टेटस भी उसकी फैमिली से थोड़ा बड़ा दिखे। चिराग जैसे ही कंपनी के अंदर घुसा,
उसने रिसेप्शन पर ध्रुव से मिलने की बात की, जिसके कुछ देर बाद ही रिसेप्शनिस्ट ने उसे ध्रुव से मिलने के लिए उसके कैबिन की तरफ भेज दिया। ऑफिस के हर दीवार पर अलग अलग एयरप्लेन, एयरक्राफ्ट के डिजाइन बने हुए थे। पूरा ऑफिस किसी 5 स्टार होटल की तरह चमचमा रहा था। वहां लिफ्ट के साथ साथ नॉर्मल सीढ़ियों की जगह एस्केलेटर लगे हुए थे। ऑफिस के अंदर का नजारा किसी एयरपोर्ट की तरह ही लग रहा था। वहां सभी स्टाफ अपने अपने काम में बहुत बिजी थे। ध्रुव का कैबिन सबसे ऊपर था, तो अब वो दोनों वहां पहुंचने के लिए लिफ्ट के अंदर आए। लेकिन ईशाना जैसे ही लिफ्ट के अंदर गई, उसकी आंखें हैरानी से बड़ी हो गई। वो चारों तरफ गोल गोल घूमकर देखने लगी। लिफ्ट के अंदर कांच लगे हुए थे, जिसमें ईशाना अपने आप को देख सकती थी। चारों तरफ कांच और ऊपर सफेद रंग की लाइट्स। वो देखकर ईशाना काफी हैरान थी। लिफ्ट जैसे ही स्टार्ट हुई, अचानक ही ऊपर सफेद रंग की जलने वाली लाइट्स लाल और नीले रंग में बदल गई, जो कि ईशाना को और भी ज्यादा एक्साइटेड कर रही थी। चिराग, वाओ, ये लिफ्ट कितनी अच्छी है। ये ऑफिस कितना बड़ा और कितना अच्छा है। यहाँ पर सभी स्टाफ, इन सबके खुद के कपड़े भी कितने ब्रांडेड हैं। ओह माय गॉड, अगर यहाँ पर किसी को जॉब भी लग जाए ना, भले ही वो कोई सर्वेंट क्यों ना हो, क्लीनर ही क्यों ना हो, पर वो भी अपने आप को किसी अमीर इंसान से कम नहीं समझता होगा। ईशाना, तभी तो यहाँ पर जॉब मिलना इतना मुश्किल है। यहाँ जब भी जॉब की वैकेंसी निकलती है, लाखों की संख्या में कैंडिडेट आते हैं कि एक बार उनकी जॉब इस एयरलाइंस में लग जाए, पर उन लाखों में से कुछ 100 लोगों की ही जॉब लगती है। चिराग ने ईशाना को बताते हुए कहा, जिसकी बात सुनकर ईशाना काफी ज्यादा हैरान थी। चिराग ध्रुव के सामने खुद को बहुत छोटा महसूस कर रहा था। कुछ ही देर में वो लोग सबसे ऊपरी माले पर पहुंचे। लिफ्ट के खुलते ही वो उसके बाहर आए। उन्होंने देखा कि वहां व्हाइट कलर की टाइल्स पूरे दीवार पर लगी हुई थी, जिनके किनारे नीचे जमीन पर व्हाइट कलर की लाइट्स थी। ऐसा लग रहा था जैसे दीवार लाइट्स की तरह जगमगा रही हो। बिल्कुल साफ सुथरा और एकदम शांत कॉरिडोर, जहां पर उन दोनों की कदमों की आहट भी काफी तेज सुनाई दे रही थी। वो दोनों हिचकिचाते हुए ध्रुव के कैबिन की तरफ बढ़ गए और उन्होंने दरवाजा नॉक किया। तभी अंदर से ध्रुव की आवाज आई, कम इन। हेलो मिस्टर मल्होत्रा, चिराग ने ईशाना के साथ अंदर जाते हुए कहा। ईशाना के चेहरे पर बड़ी सी मुस्कुराहट थी। वो ध्रुव के सामने बहुत खूबसूरत और क्लासी दिखना चाहती थी, लेकिन तभी ध्रुव, जो अपने कैबिन के अंदर अपने काउच पर बैठा था, उसने बेपरवाही से पूछा, तुम कौन हो? सॉरी, मैं नाम भूल गया हूँ। तुम्हारा नाम? ध्रुव की इस बात ने चिराग के अंदर जो बचा कुचा कॉन्फिडेंस था, उसे भी खत्म कर दिया। फिर उसने ऑकवर्ड होते हुए कहा, सर, मैं चिराग खन्ना, मिस्टर समीर खन्ना का बेटा। आपकी और हमारी कंपनी के बीच कॉन्ट्रैक्ट हुआ है। कॉन्ट्रैक्ट? ध्रुव अपने व्हाइट कलर के बिजनेस सूट में बहुत हैंडसम लग रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे कोई एंजल धरती पर उतर आया हो। उसके काले बाल, जो उसके माथे पर हल्के बिखरे हुए थे, और उसकी काली टिमटिमाती हुई आंखें अलग ही चमक रही थीं। पर फिर चिराग की बात सुनकर उसने अपने दिमाग पर जोर डालते हुए सोचकर कहा, अच्छा हाँ, अभी कुछ दिन पहले मैं जिसकी सगाई में आया था, तुम वही हो। ध्रुव ने जैसे ही इतना कहा, ईशाना और चिराग के चेहरे से मुस्कुराहट गायब हो गई। उन्होंने फिर से राहत की सांस ली। जी सर, मैं वही हूँ। हाँ, तो बताओ, तुम दोनों यहाँ पर क्यों आए हो? ईशाना और चिराग जो सोच रहे थे कि ध्रुव अब उन्हें बैठने के लिए कहेगा, उनके अरमानों पर पानी फिर गया। वो उसके सामने बस खड़े और अपने चेहरे के बदलते भावों को संभालने की कोशिश कर रहे थे। चिराग ने काफी हिचकिचाते हुए कहा, सर, आपकी कंपनी के साथ जो कॉन्ट्रैक्ट साइन हुआ है, उसकी खुशी में मेरे डैड एक पार्टी ऑर्गेनाइज करना चाहते हैं, और वो चाहते हैं कि आप उस पार्टी में जरूर आए, ताकि... सॉरी, तुम्हारे लिए वो बड़ा कॉन्ट्रैक्ट होगा, पर मेरे लिए बहुत नॉर्मल सा कॉन्ट्रैक्ट है।
और वैसे भी मेरे अपने कुछ शेड्यूल हैं। मैं एक छोटी सी पार्टी में जाने के लिए अपना शेड्यूल चेंज नहीं कर सकता। तो अपने फादर को कह देना कि मैं वहां नहीं आ सकता और इसके लिए मुझे बहुत ज्यादा पछतावा है। खैर, अगर बात कंप्लीट हो गई हो तो तुम दोनों जा सकते हो। मेरी अभी एक जरूरी मीटिंग है। ध्रुव ने उबासी लेते हुए चिराग की बात बीच में ही काट दी, जिसकी बातें सुनकर ईशाना और चिराग के पास अब कुछ नहीं रह गया था। उन्हें लगा था कि वो यहाँ पर ध्रुव मल्होत्रा से कुछ देर बात करेंगे, उससे घुलने मिलने की कोशिश करेंगे, लेकिन ध्रुव ने तो अपने और उन दोनों के बीच एक ऐसी दीवार खड़ी कर दी जिसे वो चाहकर भी तोड़ नहीं सकते थे। तो अब वो दोनों अपने मुरझाए चेहरे के साथ कैबिन से बाहर निकल गए, जिनके जाते ही ध्रुव ने अपने काउच के पास रखे टेबल से अपना लैपटॉप उठाया और उसमें गेम खेलने लगा। यहाँ ईशाना चिराग के साथ जैसे ही कंपनी के बाहर आई, उसने गुस्से में अपना पैर पटक कर चिराग पर चिल्लाते हुए कहा, चिराग, तुमने तो कहा था कि तुम्हारी ध्रुव मल्होत्रा के साथ अच्छी खासी जान पहचान है, तो फिर ध्रुव जब भी तुम्हारी फैमिली के आसपास आता है तो ऐसा क्यों लगता है कि वो तुम्हें नीचा दिखाने की कोशिश कर रहा है? तुम्हारी वजह से हर बार मुझे भी शर्मिंदगी का सामना करना पड़ता है। मुझे लगा था कि शायद सगाई में इतने सारे लोगों को देखकर ध्रुव ने तुम्हारी फैमिली से अच्छे से बात नहीं की, लेकिन यहाँ पर अकेले में भी उसने तुम्हें ऐसे ट्रीट किया जैसे तुम कोई राह चलते इंसान हो। ईशाना। चिराग ईशाना को ऐसे चिल्लाते देखकर तुरंत उसके पास आया। कंपनी के बाहर कुछ सिक्योरिटी गार्ड्स खड़े थे जो ईशाना की ऐसी बातें सुनकर उन्हें अजीब तरह से घूर रहे थे। यहाँ पर बहुत सारे लोग हैं, हम दोनों के बारे में क्या सोचेंगे? और ध्रुव मल्होत्रा से हमारी जान पहचान है, दोस्ती नहीं कि वो हमें अपने दोस्तों की तरह ट्रीट करे। उसने कहा ना, उसका शेड्यूल बहुत बिजी है, तो फिर हम उसके शेड्यूल में दखल अंदाजी कैसे कर सकते हैं? और हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि ध्रुव मल्होत्रा पैसे और शोहरत में हम सबसे बहुत बड़ा है, हम उसका मुकाबला नहीं कर सकते। उसने हमें ऑफिस के अंदर आने दिया, यही बहुत बड़ी बात है। चिराग की इन बातों को सुनकर ईशाना, जो गुस्से में पागल हो रही थी, अब उसे भी ये बात समझ में आ गई और फिर उसने कुछ नहीं कहा। ये देखकर चिराग ईशाना को लेकर वहां से तुरंत निकल गया, पर अब वो ये सोच रहा था कि वो अपने पिता मिस्टर समीर खन्ना से क्या कहेगा, वो तो उसकी जान ही ले लेंगे। वहीं दूसरी तरफ अभिराम ने पहले दिन संध्या और विवेक के साथ मिलकर सभी डॉक्यूमेंट्स के ऊपर काम किया, समझा कि सीईओ की जिम्मेदारी कितनी थी और क्या क्या करता था, और अभी कंपनी में कौन कौन से प्रोजेक्ट चल रहे थे। इन सारी चीजों को समझते समझते रात हो गई। तो अब वो तीनों अपना अपना सामान समेटकर अपने अपने घर के लिए निकल गए। अभिराम का प्रमोशन हुआ था, वो आज काफी खुश था। उसने आज बस की जगह पर टैक्सी ली क्योंकि वो घर जल्दी पहुंचना चाहता था। कुछ देर बाद जैसे ही वो घर पहुंचा, उसे पता चला चारू घर पर पहले ही आ चुकी थी और ऐश्वर्या अपने फ्रेंड्स के साथ बाहर थी। आज अभिराम का दिन पहली बार कुछ अच्छा था। वो जैसे ही अपने कमरे में गया, उसने एकदम से ही चारू को अपने गले लगा लिया। अभी तुम बहुत ज्यादा खुश लग रहे हो, क्या हुआ? आज तुम्हारे साथ कुछ अच्छा हुआ है या तुम मॉम को घर ना देखकर खुश हो रहे हो? चारू, हम बाहर तुम्हारे फेवरेट होटल में डिनर पर चले? अभिराम ने चारू से अलग होते हुए उससे पूछा, जिसकी बात सुनकर चारू थोड़ी कंफ्यूज थी। डिनर? अभिराम, तुम तो कभी बाहर डिनर पर नहीं जाते, और मेरा फेवरेट होटल अभी वो बहुत महंगा है, रहने दो। चारू अभिराम की सैलरी जानती थी और वो अभिराम को किसी भी महंगी चीज के लिए फोर्स नहीं करना चाहती थी, पर तभी अभिराम ने उसका हाथ पकड़कर मुस्कुराते हुए कहा, पर मैं जाना चाहता हूँ और सारा बिल इस बार मुझ पर। जो तुम खाना चाहती हो तुम खा सकती हो। अभिराम की ये बात चारू के मन में कई सवाल खड़े कर रही थी। उसके फेवरेट होटल में अगर वो दोनों ठीक से खाना खाने जाएं, तो अभिराम की पूरी 4 महीने की सैलरी जा सकती थी, और ऐसे में अभिराम उसे सामने से ये बात क्यों कह रहा था?